हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। आज हम पढ़ाने वाले हैं शुगर केन का जो मेन पेस्ट होता है या कीट होता है उसी के लाइफ साइकिल के बारे में। शुगर केन में जो मेन पेस्ट होता है जिसको बोलते हैं पायरिल्ला, जिसको बोलते हैं शुगर केन पायरिल्ला। शुगर केन पायरिल्ला में जो बहुत ही ज़्यादा इस समय उसका अटैक होता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे होती है, क्या उसकी डैमेजिंग स्टेज होती है, कैसे कैसे वो अपने को सरवाइव करता है, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार ध्यान से इसको देखिएगा कैसे ये कीड़ा हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो आइए देखते हैं शुगर केन पायरिल्ला के बारे में। शुगर केन पायरिल्ला, इसको एक दूसरा भी नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं शुगर केन लीफ हापर। शुगर केन लीफ हापर के नाम से ये कीड़ा भी जाना जाता है। शुगर केन लीफ हापर, इसका साइंटिफिक और वैज्ञानिक जो नाम होता है उसका नाम है, शुगर केन पायरिल्ला का वैज्ञानिक नाम है पायरिल्ला पर्पोसिल्ला। पायरिल्ला पर्पोसिल्ला इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो आर्डर है, शुगर केन पायरिल्ला का जो आर्डर है वो है हेमीप्टेरा। उसके बाद दोस्तों इसकी फैमिली जो आती है लिफाइफिडी, इसकी फैमिली जो होती है वो लिफाइफिडी होती है या सुपर फैमिली या फ्लाई ओरिडी। इसकी कई सब फैमिली भी आती हैं जैसे सुपरसिडी फैमिली, फ्लाई ओरिडी। इस प्रकार से इसकी फैमिली और पूरा ये आर्डर सब आर्डर, इसका सब आर्डर भी दिया गया है साथ में। होमोप्टेरा आर्डर है इसका हेमीप्टेरा और इसका सब आर्डर है होमोप्टेरा। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा वैज्ञानिक जो तथ्य था, इसका क्या नाम है क्या नहीं है, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। उसके बाद आते हैं हम इसको देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाव, ये इंडिया में किस किस जगह पे फैला हुआ है। तो फैलने की जो इसकी जगह होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है ऑल ओवर कंट्री वेयर शुगर केन, मतलब जहाँ पे भी शुगर केन की खेती होती है वहाँ पर ये इसका ग्रो होता है। इस प्रकार से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल इंडिया में होता है। जहाँ जहाँ पे गन्ना होगा वहाँ वहाँ पे ये शुगर केन पायरिल्ला आपको कीड़ा नज़र आएगा। इस प्रकार से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद होस्ट प्लांट क्या होते हैं, शुगर केन पायरिल्ला के होस्ट प्लांट क्या होते हैं। इसमें होस्ट प्लांट वो होते हैं जैसे कि मान लो कीड़ा आया और किस किस पौधे पे अपनी ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उसमें से मुख्यतया जो होती है वो हमारा शुगर केन होता है। शुगर केन, उसके बाद ज्वार आता है, उसके बाद बाजरा आता है, उसके बाद बार्ले मीन्स होता है जौ की खेती पे भी इसका अटैक देखा गया है। इस प्रकार से जो इसमें होस्ट प्लांट हैं इसके, वो कई प्रकार के होस्ट प्लांट हैं। शुगर केन, गन्ना, ज्वार, बाजरा और जौ की खेती जहाँ जहाँ पे भी होती है, इसका लाइफ साइकिल पूरी इन 4-5 फसलों पे मुख्यतया पाई गई है। जहाँ जहाँ पे ये पाया गया है उस पौधे में इसको देखा गया है, उसी की फसलों का नाम इसमें जिक्र किया गया है। फिर बात आती है कि इसमें डैमेजिंग स्टेज क्या होती है। मतलब डैमेजिंग स्टेज हमने पहले गंधी बग का जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ाया है उसमें बताया भी था कि इसमें डैमेजिंग स्टेज क्या होती है। एक बार फिर से बता देते हैं कि डैमेजिंग स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें कि पौधा पूर्णतया से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें डैमेजिंग स्टेज होती है निम्फ, उसके बाद इसकी डैमेजिंग स्टेज जो है एडल्ट भी होती है। मतलब कि बहुत ही ये सीरियस पेस्ट होता है जिसमें डैमेजिंग स्टेज निम्फ और एडल्ट दोनों कर दें, वो बहुत कम समय में बहुत सारा नुकसान फसल को पहुंचा देता है। ये है डैमेजिंग स्टेज। इसमें कई बार ये भी देखा गया कि इसकी अब जब डैमेजिंग स्टेज हमने देख ली, उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल को भी देखते हैं अगर, तो उसमें ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस का ये इंसेक्ट होता है। इसमें पूर्णतया जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। इसके लाइफ साइकिल में 3 ही अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? इग, लार्वा, इग, उसके बाद निम्फ, उसके बाद एडल्ट होता है। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। डैमेजिंग स्टेज में क्या होता है कि ये निम्फ और एडल्ट दोनों पौधे से रस चूसने के
4 लीफ येलो व बाद में सूख जाती हैं। मतलब ये जैसे रस को चूस लेता है, शक कर लेता है, उसके बाद पौधे में पत्ती थोड़ा थोड़ा पीली पड़ने लगती हैं और बाद में सूख जाती हैं। निम्फ एडल्ट की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। मतलब कि निम्फ जो है ये इतना ज़्यादा पौधे को नुकसान पहुंचा देता है कि इसमें एडल्ट उतना नुकसान हमारी फसल को नहीं पहुंचा पाता है जितना कि निम्फ पहुंचा देता है। तो निम्फ हमारी ये पता चल गया कि निम्फ जो है एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा नुकसान करता है। उसके बाद आता है हमारी फसल में ये कैसे कैसे और डेवलपमेंट ये नुकसान करता रहता है। तो उसमें से जो मेन देखा गया है पौधे में तो वो है ये हानिकारक होता है। पहले पत्तियां सूख जाती हैं, उसके बाद पीली पड़ने लगती हैं, ये कई इसके लक्षण होते हैं। उसके बाद इसी के द्वारा दिया गया है इसमें कि इसी के द्वारा हनी ड्यू सिक्रेशन का स्राव होता है जिससे काले धब्बे पड़ जाते हैं और फोटोसिंथेसिस 50% का लॉस होता है। हनी ड्यू आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, नया टॉपिक है आपके लिए। हनी ड्यू मतलब ये होता है कि इसमें हनी मीन्स शहद जैसा पदार्थ इसमें सिक्रेट होता है, मीठा पदार्थ जैसा सिक्रेट होता है और वो पूरे धीरे धीरे पत्ती को भूरापन में कर करके जैसे लगता है कि झुलस गई हैं, वही उसी प्रकार से पौधे को नुकसान कर देता है। उसके बाद हनी ड्यू सिक्रेट करता है जिससे काले धब्बे, वो हनी ड्यू धीरे धीरे काले धब्बे में बदल जाता है। उससे क्या होता है, जब पत्ती हमारी काली पड़ जाएंगी, पत्ती काली पड़ी और पत्तियों का काम होता है कि पौधे में भोजन बनाए। भोजन बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ये 50% लॉस कर देता है, डैमेजिंग कर देता है। जब पत्तियां हमारी समझ लो घायल अवस्था में होती हैं, उस टाइम में ये डेड हार्ट पत्तियां हमारी घायल अवस्था में होती हैं जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार से हमारा ये बहुत सारा नुकसान कर देता है फसल में। 50% जब इसका नुकसान हो जाता है फोटोसिंथेसिस का और उससे ज़्यादा ये नुकसान कर देता है पत्तियों का, तो बहुत सारा नुकसान इसमें हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कि पौधा ये इसकी लाइफ साइकिल कैसे कैसे चलती रहती है। तो इसकी लाइफ साइकिल हमने पहले बोल दिया है कि इग लार्वा और इग और उसके बाद निम्फ, उसके बाद एडल्ट, 3 ये अवस्थाएं होती हैं जो मादा पत्ती के मिडरिब के पास समूह में अंडे सफ़ेद 300 से 536 तक सफ़ेद मोम से ढके रहते हैं। ये हमने मिडरिब के बारे में कल भी बताया था कि जो पौधा होता है, पौधे की जो पत्ती होती है उसमें जो बीच में धारी होती है, वो बीच में धारी जो होती है उसी को मिडरिब बोलते हैं। और ये जो इसका अटैक होता है पायरिल्ला का अटैक पूरा मार्च से लेकर के अक्टूबर के महीने में किसी भी टाइम ये हो सकता है। ये है इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में, किसी भी टाइम हो सकता है। उसमें क्या होता है कि ये जैसे अंडा जो होती है मिडरिब के पास में 300 से 536 अंडे तक सफ़ेद मोम जैसे होते हैं और जो मोम जैसी सतह से ये उसी के पास में रखती चली जाती है लाइन से, उसके बाद ये ढक देती है उसी से। और उसके बाद वो जब निम्फ बन जाते हैं, इग से निम्फ बनता है, ये ऑटोमेटिकली वहीं से पत्ती के नीचे से ऊपर आने लगते हैं और पत्तियों पे नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इतना सीरियस पेस्ट होता है शुगर केन पायरिल्ला। तो इसमें ये दिया गया है शॉर्टकट में कि ये जो लार्वा अंडा होता है ये 300 से 536 अंडे देते हैं और जो 8 से 10 दिन में बाद ये निम्फ बन जाते हैं। 8 से 10 दिन के बाद ये निम्फ बन जाते हैं। समझो, अंडा दिया नहीं कि 8 से 10 दिन लगते हैं इसको निम्फ बनने में, और वही निम्फ पत्ती को नुकसान पहुंचाने लगता है। और वही निम्फ जो है 45 से 50 दिन के अंतराल पर ये अपने को एडल्ट में कन्वर्ट कर देता है और एडल्ट नुकसान पहुंचाता रहता है लगातार। और एडल्ट जो होता है 3 से 4 दिन में पुनः वो अंडे 300 से 536 अंडे दे देता है। इस प्रकार से इसकी पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है और हम लोग उसका कंट्रोल करते रहते हैं। समय समय पे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है पायरिल्ला को। अगर जैसे ही हमारी फसल में लगे तुरंत उसको देखना चाहिए।
ये अंडे के बारे में आगे भी दिया गया है। यह मध्य मार्च से अंडे देने का कार्य करता है। मतलब कि 15 मार्च से इसका अटैक शुरू हो जाता है। 15 मार्च से ये अंडे देने का कार्य जारी कर देता है और करता है। अंडे निम्फ बनकर, शिशु मीन्स होता है निम्फ बनकर पत्ती का रस चूसने के बाद में 5 बार मोल्टिंग के बाद प्रौढ़ होता है। समझो कि हमने इधर पे बताया था कि जो है निम्फ से एडल्ट बनने में टाइम लगता है 45 से 50 दिन का, और उसी के बीच में जो ये एडल्ट बनता है, एडल्ट बनने से पहले ये 5 बार मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग हमने बताया था आपको कि मोल्टिंग में बहुत सारा नुकसान हो जाता है कीट में। काफ़ी उसमें मूवमेंट होते हैं और उसके बाद कई सारी प्रोसेस ऐसी होती हैं जो हमारे पौधे को छोड़ करके इंसेक्ट में ही मोल्टिंग पाई जाती है। त्वचा पतन होता है, त्वक पतन जिसको बोलते हैं मोल्टिंग, तो हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि यह मार्च से लेकर के मार्च से लेकर के अक्टूबर तक इसकी लाइफ साइकिल चलती है। और उसमें शिशु जो अंडा होता है उसे निम्फ निकल करके पत्ती मोल्टिंग 5 बार करता है। उसकी मोल्टिंग हल्का नीला, जैसे मोल्टिंग के बाद अपना कलर चेंज करता है तो उसमें हल्का नीलापन लिए होता है। उसके बाद मटमैला जैसा भी दिखने लगता है, मटमैला होता है और यह नीला मटमैला होता है। फॉरविंग उदर को पूरा ढके रहते हैं। मतलब जो इसके 4 पंख होते हैं वो पूरे के पूरे पार्ट को आपको दिखाई देंगे। ये पूरा पार्ट ढका हुआ है। उसमें से जैसे आपका कुछ इसमें हमने डायग्राम बना के बताया है कि इसमें जो कुछ पायरिल्ला का आगे का जो भाग होता है ये चोंचदार होता है, आपने देखा होगा पायरिल्ला को, और इसके पंखों के द्वारा पूरा पीछे का शरीर ढका रहता है। तो इसमें जो है आगे इसके जो है चोंच निकली जैसी रहती है, इसको बोलते हैं स्नाउट या एनाट्रॉफ्ट। इसके जो पीछे जैसे ये एडल्ट बनता है, इसके पीछे वाले भाग में गुच्छेदार कुछ आकृतियाँ पाई जाती हैं ऐसे, जिसका प्रकोप शायद अपने इधर उत्तर भारत में नहीं होता है। इस प्रकार से इसमें 2 आकृतियाँ एडल्ट की पाई गई हैं। एडल्ट में ये आकृतियाँ पाई जाती हैं ऐसे। उसके बाद फिर आता है हमारा मैनेजमेंट में आपको बता रखे हैं कि हर एक इंसेक्ट का मैनेजमेंट होता है। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, 3 प्रकार से मैनेजमेंट हम हर एक इंसेक्ट का कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मैनेजमेंट हर जगह पे अलग अलग करते हैं, कहीं पे केमिकल के द्वारा, कहीं पे बायोलॉजिकल के द्वारा, कहीं पे फिजिकल के द्वारा। तो अगर हमें फिजिकल के द्वारा मैनेजमेंट करना है तो उसमें हमें क्या करना होगा, इसमें अंडे वाली पत्ती को हटा देना चाहिए। जैसे देखो उसके पत्ती को पकड़ लो और वहाँ से बाहर खेत कर दो। उसके बाद रैटून क्रॉप को नहीं लेना चाहिए अगर पायरिल्ला से छुटकारा पाना है। मतलब कि इसमें पेड़ी जो है वो नहीं लेना चाहिए। गन्ने की बुआई करें, गन्ना तैयार हो जाए, कट जाए, उसके बाद आप वहाँ से गन्ने की फसल को हटा दें। क्योंकि इसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि अगर आप रैटून क्रॉप लेंगे तो रैटून में पिछले जो आपका वो था पेड़ी क्रॉप से पहले जो बुआरू था, वहाँ से कुछ कीड़े की अवशेष मीन्स थोड़ी बहुत मात्रा वहाँ पेड़ी में रह जाती है, जिसके कारण से ये हमारा कीड़ा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता है। इस प्रकार से इसका मैनेज कर लिया जाता है। उसके बाद आता है जहाँ दिखाई दे, वही बात है कि जहाँ दिखाई दे उसे ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे आपको लग रहा है कि इस पत्ती पे 5-6 कीड़े दिख रहे हैं तो आप वहाँ से पकड़ के ख़त्म कर सकते हो। नहीं तो फिर दिया है, नहीं तो गन्ना से मक्का में चला जाता है। अगर पास में मक्का क्रॉप लगी हुई, हमने ऊपर बता दिया होस्ट प्लांट इसके क्या क्या होते, गन्ना, ज्वार, बाजरा और बारले, इस प्रकार से। तो इसमें जो है हमारा मक्का में चला जाता है, यही पायरिल्ला गन्ना से मक्का में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए डिस्ट्रॉय दिया गया है आगे कि डिस्ट्रॉय अल्टरनेट होस्ट, मतलब इसके लगातार पौधे जैसे गन्ना से मक्का में, मक्का से ज्वार में ऐसे चलता रहता है। जहाँ पे देखा जाए, जिस फसल में इसको देखा जाए उसको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ये चीज़ है।
उसके बाद क्या होता है भौतिक में, उसके बाद होता है हमारा कि इसको जो है रेसिस्टेंस वैरायटी को ग्रो करना चाहिए। हमारे बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जो वहाँ पे रेसिस्टेंस वैरायटी को मैनेजमेंट करके ग्रो करना चाहिए, बोना चाहिए, ये चीज़ है। उसके बाद आता है एपिकेनिया मेलानकूसा। ये क्या होता है, 4 से 5 हज़ार वेब्रिकॉन या 4 से 5 लाख अंडे डाल सकते हैं। ये हमारा ये कीट प्रकार, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का ये पॉइंट दिया गया है कि कीट को ये वैज्ञानिक नाम दिया है इसका कि एपिकेनिया मेलानकूका 4,000 से 5,000 अंडे इसके अपनी फसल में डाल देना चाहिए, जिससे 4 से 5 लाख अंडे डाल सकते हैं। इसको या तो इस कीट के 4 से 5 हज़ार कीट को डाल देना चाहिए, तब ये पायरिल्ला को खा जाता है, खाने का कार्य करता है, और या फिर इसके अंडों को 4 से 5 लाख अंडे इसको डाल दो। वही अंडे इस जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का ये वैज्ञानिक नाम दिया गया है, इसी के अंडे को 4 से 5 लाख अंडे डाल दो, या फिर 4,000 से 5,000 इस नाम के कीड़े को आप फसल में डाल दीजिए, तो वहाँ से आपका पायरिल्ला ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। डाल सकते हैं जो पायरिल्ला का निम्फ खाता है, जो अंडे से निकलता है। मतलब इसमें ये है कि पायरिल्ला के जो निम्फ, जैसे ही अंडा से पायरिल्ला निकलेगा, ये कीड़ा हमारे खेत में पड़ेगा, उसी के अंडे से निकलता है। ये जो कीड़ा है बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, ये कीड़ा इसके अंडे से जैसे निम्फ निकलता है, और ये निम्फ जो है खाने का कार्य करता है, किसको, शुगर केन पायरिल्ला के निम्फ को। ये चीज़ है इसमें दी गई है। उसके बाद आता है इसमें और भी कई सारे टेट्रा टीचिसस पायरिल्ला मतलब टेट्रा टीचस पायरिल्ला और लेस्टोड्राइमस पायरिल्ला, ये पैरासिटोइड होते हैं, परजीवी होते हैं, ये दूसरे पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे अगर हमारे कीड़े होते हैं, तो अगर इन कीड़ों को डाल दिया जाए हम अपने पायरिल्ला कंट्रोल के लिए, तो ये सारे के सारे कीट को खाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम पायरिल्ला का मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सीरियस पेस्ट होता है फसल का, इसलिए मैंने सोचा कि ये इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाएं। उसके बाद केमिकल कंट्रोल कर देते हैं, जो आजकल मार्केट में पायरिल्ला के लिए चल रहे क्लोरोपाइरिफास, इमिडाक्लोप्रिड है, मोनोक्रोटोफास है, इन सभी की सही से मात्रा 1 से 1.5 लीटर पर हेक्टेयर की मात्रा की दर से आप फसल में यूज कर दीजिए। पायरिल्ला ख़त्म हो जाता है और हमारी फसल को बचाव मिल जाता है। इस प्रकार से हमारा शुगर केन पायरिल्ला का जितनी भी जानकारी, इसकी लाइफ साइकिल थी, कब से कब तक क्या है इसका, ये सब हमने बताया। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो हमारा, कैसा लगा वीडियो, एक बार ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करें, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो को और बेहतर से बेहतर बना सकूं। क्या कमी रही वीडियो में, दोस्तों आप सहयोग करोगे तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। जितनी जानकारी हो पाती मैं लिख के पढ़ के उसको बताता रहता हूं, कि कोई ऐसी जानकारी ना रहे जिसके बारे में आपको पता ना हो। जिस टॉपिक पर पढ़ाता हूं उसमें अगर कोई दिक्कत हो, आपको लगे, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट्स करें कि इसमें ये दिक्कत आ रही है। और दोस्तों, बस यही स्वागत करते हैं आपको पुनः आने कमेंट में, आप कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।